सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी फाउंडेशन डे हमारे साइड से पूरी टीम की तरफ से। और आज है डे थ्री में हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, एसी सर्किट का जितने भी वैरायटी हैं वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कल एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हम लोग टेलीगेंस थ्योरम को वेरीफाई कर रहे थे पार्ट ऑफ द सर्किट में, है ना। तो वो मैं बाद में पूरा चेक किया अच्छे से। कुछ सर्किट है जो मैं यहाँ पे बनाया था उसमें आपका टेलीगेंस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्किट गिवन होना चाहिए। सर्किट गिवन होना चाहिए और उसके बाद आप बोलोगे अ पार्ट ऑफ दिस सर्किट इज टेकन फ्रॉम दिस, जो भी आपका फिगर है फुल सर्किट का उसका पार्ट लिए हो और उसके बाद टेलीगेंस थ्योरम वेरीफाई कर रहे हो। अगर किसी में सीधे पार्ट ऑफ द सर्किट लिखा हुआ है तो टेलीगेंस थ्योरम को वहां पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 99.9% ऐसा केस आया है कि वो पॉसिबल नहीं होगा कि टेलीगेंस थ्योरम वहां पे वेरीफाई हो पाए 100%। ठीक है, पावर आप निकाल सकते हो। तो इसलिए जो पार्ट बी कल का क्वेश्चन था मैं बोला था उसको कट कर दो, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ द सर्किट में हम लोग टेलीगेंस थ्योरम नहीं लगाते। क्लियर है ना? तो ज़्यादा आप इस पर कंफ्यूज मत होना, जैसा भी है। ओके, हैप्पी फाउंडेशन डे कल्याणी कुमार ऋषभ। सर मेरे में वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है? हम तो बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं। वॉल्यूम हमारे साइड से पूरा परफेक्ट है। हेडफोन लगा के देखो, हेडफोन लगा के देखो, है ना। वॉल्यूम हमारे साइड से पूरा परफेक्ट है। सबके साथ हो रहा है क्या? सबके साथ हो रहा है? ऑल ओके, बस थोड़ा सा चाय पी लेने दो, है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टारगेट रहेगा 10 क्वेश्चन सोल्व करने का, है ना। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग कितना क्वेश्चन सोल्व किए, कॉन्सेप्ट को पढ़े और उसके बाद 5 क्वेश्चन सोल्व किए। आज हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि आप बोले सर मेरे को 3 फेज सर्किट भी थोड़ा डिटेल में बता देना। तो 3 फेज सर्किट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कल हम लोग 3 फेज स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आज थोड़ा सा हमको स्पीड बढ़ाना होगा। तो आप रहना, हमारे साथ रहना, ऐसे आपको नहीं फील होगा कि स्पीड बढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि कल आपको 3 फेज सर्किट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दूं और मैग्नेटिकली कपल सर्किट का। बाकी सीरीज पैरेलल सर्किट आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखना किसी भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आए, चाहे वो आपका फेजर डायग्राम से आए या फिर पावर कैलकुलेशन से आए या वोल्टेज करंट निकालना है या क्वालिटी फैक्टर निकालना है, बैंडविड्थ निकालना है, कुछ भी निकालने आए, आप देखना बहुत इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि अब आपका रूट स्ट्रांग हो गया, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से खेलने आ गया, आपको जे टर्म से अब डर नहीं लगता है। तो जे टर्म का अगर डर आपका खत्म हो गया है तो उसके बाद आप इजीली कर पाओगे। और किसी भी सर्किट में वोल्टेज, करंट एंड पावर, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलता। बाकी चीजें क्वालिटी फैक्टर हो गई, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कुछ ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 जो है सीरीज के लिए कुछ अलग, पैरेलल के लिए अलग। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल आएगा तो उसको आप क्या करोगे, या तो सीरीज में कन्वर्ट करो या फिर पैरेलल में, उसके बाद आप लगा सकते हो। एफबी में डाउट सेशन के यूनिट, ठीक है, आज कर दूंगा सिद्धांक, ठीक है, सिद्धायक सिद्धायक, ठीक है, आज कर देंगे। एफबी में डाउट सेशन का जो यूनिट सेक्शन है जिसमें आपका डाउट सेशन चल रहा है उसको आज मैं अपडेट कर दूंगा, टेंशन ना लो, है ना। तो फाउंडेशन डे में हम लोग बहुत खुश हैं, आप भी खुश रहिए। आप लोग के एफर्ट, मतलब आप लोग हमें जिस तरह से जेनिक को आप लोगों ने जिस तरह सपोर्ट किया, उसी के वजह से आज हम लोग यहाँ तक है। एक छोटे से स्टूडियो से हमने स्टार्ट किया था, एकदम छोटा सा, छोटा मतलब कि एक रूम का भी आप समझो तो वो रूम का साइज मैं बताऊँ आपको तो 8x6 होगा, हार्डली 8x6, ज़्यादा नहीं था। उसी में मतलब हम लोग बोर्ड सेटअप किए थे और उसके बाद स्टार्ट कर लिए थे, मोस्ट पब्लिक कोरबा में। और वहाँ हमारा क्रैश कोर्स का शूटिंग हुआ था, फिर हम लोग भोपाल में सेटअप किए कि हाँ चलो यहाँ से भी हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद अभी तो खैर 4-5 सेंटर हमारा हो गया, पटना में हो गया है, मुजफ्फरपुर हो गया है, भिलाई हो गया है, प्रयागराज हो गया है, लखनऊ हो गया है, उसके बाद आपका कोरबा तो है ही हेड ऑफिस। तो छोटे से जगह से हम लोग शुरू करने का मेन रीज़न क्या था, कोई ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं होता है। बस ये देखो कि स्टार्टिंग में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया था, मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट था, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग के पास जो लैपटॉप था, हमारे पास जो लैपटॉप था, बाकी पंकज सर के पास था, चंदन सर के पास था, जहाँ जहाँ जो थे वहीं से हम लोग शूट किए थे मोबाइल से, और आज भी मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हो सामने, ये मोबाइल से ही मैं शूट कर रहा हूँ। आपको लगता नहीं होगा लेकिन हाँ, मोबाइल से ही शूट हो रहा है। हेड ऑफिस जहाँ है वहाँ बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा कैमरा है, लेकिन मुझे मोबाइल से ही ठीक लगता है कि चलो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, लगाओ फटफट रिकॉर्ड वकॉर्ड स्टार्ट करो, लाइव सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं मोबाइल से ही आज भी शूट करता हूँ, है ना। तो ठीक है, ठीक है, आप लोग भी इंस्पायर रहो, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। हम लोग भी किसी से इंस्पायर हो के ही ये स्टार्ट किए थे। सबको रोल मॉडल लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है।
मैं ज़्यादा इंस्पिरेशन मेरा जो रहता है वो इलॉन मस्क को आप जानते होंगे, है ना, उनसे मैं बहुत इंस्पायर रहता हूँ, हमेशा मैं उनका आर्टिकल ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे गूगल के थ्रू हो या किसी के थ्रू हो। उनमें जो डेडिकेशन है, उनमें जो रिस्क लेने का जो क्षमता है, वो शायद ही किसी एंटरप्रेन्योर में है। बहुत खतरनाक आदमी है वो, उनका आप बायोग्राफी पर हो, बहुत मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। जो टेस्ला आपको पता होगा, है ना, टेस्ला कार, उससे पहले पेपाल, उससे पहले स्पेस एक्स, है ना, तो पढ़ो, आप स्टोरी पढ़ो, बहुत मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हो तो उनको बहुत आपको मज़ा आएगा उनको पढ़ने में। उनसे मैं बहुत इंस्पायर रहता हूँ। उससे क्या होता है ना कि कहीं भी कुछ नया आता है, जैसे आपका जेनिक ऐप हो गया या फिर कुछ भी बिल्डअप करना होता है तो, या वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया या फिर कुछ भी टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी होता है, मैं उसको एकदम जी जान लगा देता हूँ। 10 घंटे 12 घंटा करना है तो करना है, ठीक है। ओके, यस, इलॉन मस्क इज़ रियली डिफरेंट, ही यूज्ड टू रीड बुक्स। कोई भी सीईओ बुक हमेशा पढ़ते हैं। एक हफ्ता में एक बुक ख़त्म कर देते हैं, ऐसा एवरेज सीईओ की अगर हम बात करें ना, तो 1 वीक में वो अच्छे अच्छे जो बुक होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए देखो कहीं भी वो लोग बात करेंगे तो एक लगता है कि यार ये लोग मतलब इतना खतरनाक टाइप से कैसे बात कर लेते हैं। वो रीज़न क्या है, क्योंकि उनके पास इनपुट बहुत ज़्यादा है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो इंसान हफ्ता में एक बुक पढ़ लेगा, चाहे वो नोवेल हो या किसी भी काइंड ऑफ हो, किसी भी काइंड ऑफ, अगर उसको आदत है पढ़ने का, तो वो वहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो जब वो बोलता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो कोई भी सीईओ है, एवरेज सीईओ, ऐसा मैं पढ़ा था कि एवरेज सीईओ जो है वो 7 दिन में एक बुक कंप्लीट कर लेते हैं, और 55 आई थिंक कि 55 बुक पढ़ लेते हैं साल में। तो सोचो कितना इन्फॉर्मेशन होता है उनके पास। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह वो तो अपनी चीज़ है, अपने करंट टेक्नोलॉजी के बारे में, या आपने मार्केटिंग या मार्केट में कंपटीटर आपका है उसके बारे में तो नॉलेज रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो बुक भी पढ़ते हो। अच्छे अच्छे ऑथर की बुक है, जैसे मैं एक रिकमेंड भी किया था आपको, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप उसको पढ़ के देखो, ठीक है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है, बहुत अच्छी बुक है। कोई पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा, बहुत ही अच्छी बुक है। उसी तरह का बहुत सारा बुक है, आप उस पर स्पेंड करो। 400-500 का तो होता है, कोई खास तो होता नहीं है। जियो का आप रिचार्ज करते हो उतना के बराबर है, तो वो सब पे आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। कभी पढ़ा करो ऐसे, कभी टाइम मतलब पढ़ते पढ़ते अगर बोर फील हो गए तो वो सब बुक को उठा के पढ़ना, तो देखना अंदर से बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है यार, मतलब कुछ करना है लाइफ में। ऐसे ही नहीं होता, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती। 18 घंटा 20 घंटा हम लोग का कैसे चला जाता था, हम लोग को भी पता नहीं चलता था, और हंसते हंसते करते थे। ऐसा नहीं होता था कि लगता है अरे यार बहुत टफ हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं लगता, हंसते हंसते करते, मालूम है करना है, और कोई काम था ही नहीं। हम लोग की बेटर हाफ जो है वो बहुत सपोर्ट की इस मामले में, कि मतलब 20 घंटा कोई 18 घंटा काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटर हाफ को भी हम लोग थैंक यू बोलते हैं इसके लिए कि चलो ठीक है। और आपको बता दो 29 अक्टूबर जिस दिन हमने फर्स्ट वीडियो डाला था उसी दिन हमारा एनिवर्सरी भी था, लेकिन ठीक है, काम कर लेंगे, एनिवर्सरी हर साल आता है, हर साल आता है, इस साल भी आया है। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सिर्फ उसी को पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो आप साइड से पढ़ सकते हो। कभी लगा ना कि अरे यार थोड़ा अलग कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो। कहीं ना कहीं आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करता है, और स्टेट ऑफ माइंड अगर चेंज है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको लगता होगा यार 2 साल में इतना कैसे अचीवमेंट, 2 साल में हमको लगता है हम लोग लेट हो गए, हमें लगता है 1 साल में ही कर लेना था, और एफर्ट लगाना चाहिए। इसलिए हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नया कोशिश, कुछ नया करते रहो, नया करते रहो, सीखते रहो। टेक्नोलॉजी को पकड़ो, आज के ज़माना में अगर आपको लीड करना है टेक्नोलॉजी को पकड़ना जरूरी है। टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता तो अभी देखो जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो पीछे चले गए। ऑनलाइन में हम लोग टेक्नोलॉजी को पहले से पकड़े हुए थे, बाद में सब लोग ऑनलाइन है कोरोना की वजह से, अदरवाइज नहीं आते। तो टेक्नोलॉजी को इसलिए पकड़ना जरूरी है कि कभी ऐसा वर्स्ट केस हुआ ना, आपका टेक्नोलॉजी ही आपको बचा के रखेगा कहीं भी। किसी भी फील्ड में कुछ करना है आपको, उसका एक रूट्स को पढ़िए अच्छे से। जरूरी नहीं है टीचिंग फील्ड या फिर इसी फील्ड में या गेट फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो उसके रूट्स को पढ़ो। और रूट्स को पढ़ने के बाद उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करो, बार बार ट्राई करो। पहला बार फेल ही हो गया, देखना फर्स्ट बार में फेल ही हो गया, ऐसा सोच रहे हो कि हाँ पहला बार ही करके हम पास हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। बड़े बड़े लोग जब नहीं कर पाए तो हम लोग कौन सा चीज़ है, वो भी फेल हुए थे लेकिन हारे नहीं थे, कंटिन्यू क्विट नहीं किए थे, कंटिन्यू उसके बाद किए थे। फेलियर इज एन ऑप्शन करके, है ना, वो चीज़ पता होना चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5-10 मिनट आपको थोड़ा मोटिवेट किया, फाउंडेशन डे था तो इसकी वजह से। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सीरीज सर्किट हो गया या पैरेलल सर्किट हो गया, किसी भी काइंड ऑफ सर्किट होगा उसमें आपसे मैं हमेशा मतलब डे 1 से बोल रहा हूँ
कि या तो वोल्टेज पूछ सकता है, नहीं तो करंट पूछ सकता है, नहीं तो पावर पूछ सकता है। पावर अगर जहां आता है वहां इनपुट पावर फैक्टर पूछ सकता है, इनपुट पावर फैक्टर एंगल पूछ सकता है, या एंगल बिटवीन V1 V2 पूछ सकता है, एंगल बिटवीन V एंड I पूछ सकता है, या फिर फेजर डायग्राम में पूछ सकता है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। इसके अलावा एसी सर्किट में कुछ भी नहीं पूछेगा। बस यही 4 5 6 टाइप्स है जो आपको हमेशा पूछेगा रिस्पॉन्स फाइंड करने का। इसमें वैरायटी हो सकता है कि आपका जो एक्साइटेशन है वो सेम फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं, टाइम डोमेन अप्रोच भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच भी है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग 10 प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। तो फटाफट पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो आज आई थिंक 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैं पेन में थोड़ा रिफिल कर लेता हूँ, भूल गया था। तो 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आज से हम लोग 15 तक चलते हैं, जीओसी 15 तक चलते हैं। और उसके बाद कल हम लोग 3 फेज सर्किट और मैग्नेटिकली कपल सर्किट, आपने बोला कि इसका सर थ्योरी कॉन्सेप्ट बता दो, तो मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट इसका बता दूंगा आपको, है ना। और उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे नेटवर्क हो या फिर कोई भी कोर सब्जेक्ट आप डबल ई से हो, तो आपको 3 फेज में दिक्कत नहीं आएगा। मैग्नेटिकली कपल सर्किट पे उतना जोर मत देना, ठीक है। हालांकि मैं सोचा था कि जी ऑप्टिमस में उसको नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर आपने बोला नहीं मैग्नेटिकली कपल सर्किट करा दो, तो मैं सोचा चलो ठीक है, कितना है, छोटा सा तो टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो मैं उसमें भी आपको 3 4 क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ताकि आपका मैग्नेटिकली कपल सर्किट भी कंप्लीट हो जाए। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि मैग्नेटिकली कपल सर्किट से क्वेश्चन आए। स्टिल ग्राफ थ्योरी से देखो हमेशा क्वेश्चन नहीं आता था, तो ग्राफ थ्योरी हटा दिया, लेकिन मैग्नेटिकली कपल सर्किट नेटवर्क थ्योरी में रखा इसलिए है क्योंकि बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैग्नेटिकली कपल सर्किट को नहीं हटाया है ना। ग्राफ थ्योरी देखो किसी काम का नहीं था, कंप्यूटर साइंस वाले को ज़्यादा काम आता था, इसलिए ग्राफ थ्योरी हटा दिया। और जो थोड़ा बहुत है इंसिडेंस मैट्रिक्स, रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स जो यूज़ होता है एप्लीकेशन, वो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ लेते हो, और पावर सिस्टम में थोड़ा बहुत यूज़ होता है ना, तो इसके वजह से नेटवर्क से उसको हटा दिया। और मार्कर किधर है, ठीक है ना। तो कल के सेशन में रेजोनेंस भी हटा दिया, नहीं देखो रेजोनेंस हटाया नहीं है, रेजोनेंस सिर्फ सिलेबस में लिख नहीं रहा है, इसका मतलब हटा नहीं है। अगर कोई लिख दिया सीरीज आरएलसी सर्किट या एसी सर्किट, तो रेजोनेंस इटसेल्फ आ जाता है। बिना रेजोनेंस का आप एसी कैसे कर सकते हो। वो रेजोनेंस क्या है, कंडीशन है, कंडीशन है किसी का, किसी एसी सर्किट में आपको एक कंडीशन अचीव हो सकता है एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, उसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो उसको अलग से लिखा था पहले, अब हटा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्किट में वो फ्रीक्वेंसी अगर पूछे तो आप बोलोगे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, समझ रहे हो। तो एसी सर्किट का मतलब है कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे अगर आपका जो सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव हो जा रहा है, दैट मीन सर्किट इज इन रेजोनेंस, बस इतना ही है। इसके अलावा उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपका फॉर्मूला होगा, तो उसको हटाया नहीं है, उसको छोड़ना भी मत, ठीक है। ये दिमाग में मत रखना कि रेजोनेंस हटा दिया है तो हमको रेजोनेंस नहीं पढ़ना है। रेजोनेंस, बेसिक रेजोनेंस आप क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब बोल रहा है कि बताओ इनपुट पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए, तो इनपुट पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो रेजोनेंस कंडीशन की ही बात कर रहा है ना, तो वो रेजोनेंस नहीं लिखेगा, कुछ और लिख सकता है कि हाँ इनपुट पावर फैक्टर यूनिटी, टू अचीव द यूनिटी इनपुट यूनिटी पावर फैक्टर एट द सोर्स साइड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल या सी, या ऐसा कुछ सवाल पूछ सकता है ना। तो उसको स्टडी अपने को करना है, ठीक है। तो चलिए जीओसी 6 हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। आई थिंक बना लोगे, अगर सही से पढ़ रहे हो, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर जाओगे। चलो एक क्वेश्चन लो, ठीक है। इन द सर्किट शोन बिलो, in the circuit shown below, V1 and V2 are the voltage drop across capacitor and inductor. In the circuit shown below, V1 and V2 are the voltage drop across capacitor and inductor respectively.
फाइंड एंगल बिटवीन V1 एंड V2। V1 एंड V2 के बीच में कितना एंगल है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, बनाइए इसको। In the circuit shown below, V1 and V2 are the voltage drop across इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखो ना, कैपेसिटर एक दिया हुआ है और एक इंडक्टर दिया हुआ है, 2 इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। तो V1 V2 वहाँ का वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, 4 एट एन एंगल ऑफ 0 आपको सोर्स वोल्टेज दे दिया है ना। और सोर्स वोल्टेज का जो पोलरिटी होगा, ऑब्वियसली अगर ऐसा पोलरिटी दे रहे हैं तो सोर्स वोल्टेज का भी आपका पोलरिटी कुछ ऐसा है। नहीं भी दिया होगा तो आप उस तरह से समझ लेना। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन V1 एंड V2। हर एक क्वेश्चन का बेसिक से रिलेशन जरूर होगा। जो मैं क्वेश्चन जितना भी कराऊंगा ना, उसमें आपने देखना बेसिक जो मैं पढ़ाया वो पहला 2 से 3 घंटा, उसका रिलेशन जरूर होगा। आपसे KCL चेक करेगा, KVL चेक करेगा, ओम्स लॉ लगाने आता है कि नहीं वो चेक करेगा, और उसके बाद फेजर डायग्राम चेक करेगा बनाने आता है कि नहीं, और फिर उसके बाद आप एंगल बिटवीन से लीडिंग लैगिंग भी देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ये सब आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे जो मैं दूंगा उसमें। AC के मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करा देंगे संदीप, टेंशन ना लो, बहुत आसान होता है। DC में जो मैक्सिमम पावर पढ़ते हो सेम एज AC भी है, कुछ खास नहीं है। रिएक्टिव कंपोनेंट को हमको मिनिमम करना है। उसके लिए हम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही है AC सर्किट का। AC में सिर्फ रिएक्टेंस ही तो आता है, चाहे वो इंडक्टर के थ्रू आए या कैपेसिटर का। तो उस रिएक्टिव कंपोनेंट को हमको जितना कम करेंगे उतना पावर मैक्सिमम होगा। सीधी सी बात है, इंपिडेंस को मिनिमम करना है। क्वेश्चन ले लेंगे कुछ तो समझ में आ जाएगा। सर नेटवर्क थ्योरम में ऐसी सर्किट आ जाएगा, आ जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही आएगा, टेंशन ना लो। AC और DC में बस डिफरेंस फेजर का आता है, वो जे टर्म बस, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इसके अलावा रेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हो, जो पंकज से पढ़ाए हैं, वो सेम रहता है। इसलिए AC में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कंप्लीट कराने में, 5 दिन मैक्सिमम है। आपका DC देखो तो 10 दिन चला है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराने में आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो वो जरूरी है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, फिर क्या है, वोल्टेज जहाँ पे हम 4 लिखते थे वहाँ पे 4 एट एन एंगल ऑफ 30 है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ओके, कितना आ रहा है एंगल बिटवीन V1 एंड V2? शीतल 153, 135, विशाल 153। अच्छा, थोड़ा देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, या मैं गड़बड़ कर दिया हूँ? हाँ सर, आप ही गड़बड़ कर सकते हो, हमसे तो गड़बड़ी नहीं होगी, हमसे तो मिस्टेक नहीं हो सकता। चेक करो एक बार, ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकता है। एंगल बिटवीन V1 एंड V2, ठीक है, 1/8, 1/ωc, 4 - J4। J2। राजकुमार, संदीपियन, सौम्या, सौम्या चेक करो एक बार। राज, संदीपियन वेरी नाइस, कोमल वेरी नाइस। देख रहे हो क्वेश्चन हमने कराया, या फिर जो कॉन्सेप्ट दिया हूँ उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक लड़का है जो उसका आंसर सही निकाल रहा है, एक लड़का है जो उसका आंसर गलत निकाल रहा है। लड़का ये स्टूडेंट बोलो, ठीक है, नहीं तो लड़की लोग बुरा मान जाएगी, स्टूडेंट, ठीक है। तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हमारे इनपुट साइड में, तो डिफरेंस नहीं है, आपके जो ग्रैस्प करने का पावर है, या आपने पहले से कितना प्रैक्टिस किया है। क्योंकि जियो ऑप्टिमस में टोटल कॉन्सेप्ट तो नहीं करा सकते ना, तो आपने कितना प्रैक्टिस किया है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन इससे टफ नहीं आएगा जो मैं दे रहा हूँ। अगर आप ये 3 मिनट से अंदर में कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। 53.65, 71.57, ठीक है। 71.57 मेरा भी आ रहा है, पता नहीं गलत भी हो सकता है, ठीक है। 71.57 में सोल्व किया था तो मेरा आ रहा है, आप लोग का भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 71.56, क्लियर, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या क्या तुमसे चेक किए हैं। इसमें हम चेक किए हैं कि तुम्हारा सीरीज, ये पैरेलल में वोल्टेज सोर्स, पैरेलल में RL, पैरेलल RL एंड पैरेलल RLC नेटवर्क का ये कॉम्बिनेशन हो गया ना। तो एक काइंड ऑफ हम आपका चेक कर रहे हैं कि आपको
ओम्स लॉ लगाने आता नहीं कि फर्स्ट थिंग है ना, तो ओम्स लॉ से यहाँ I1 निकाल सकते हो। मान लो इसमें करंट आपका जो फ्लो कर रहा है वो I1 फ्लो कर रहा है और इसमें कैसा फ्लो कर रहा है, चलो इसमें I1 मान लो और इसमें I2 मान लो, क्योंकि V2 इधर है ना, तो इसमें I2 मान लो ऐसा। तो I1 निकालने आता है कि नहीं, I2 निकालने आता है कि नहीं, और उस हिसाब से आप नेट करंट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे नेट करंट भी निकाल सकते हो I नेट, ठीक है। और I1 I2 एक बार आ गया तो उस हिसाब से आप V1 लिख सकते हो I1 इंटू XC, और इसको V2 को I2 इंटू XC। अब देखो मैं एंगल बिटवीन V1 एंड V2 पूछा हूं, तो कितने लोग इसको फास्ट अप्रोच से करने की कोशिश किए हैं, ये मेन मैटर रखता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस जो है ना उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे ही आपने देखा कि एंगल बिटवीन V1 एंड V2 पूछ रहा है, तो हमको मैग्नीट्यूड में नहीं खेलना, हमको एंगल में खेलना है। तो हम क्या करेंगे ना, I1 I2 का ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड निकाला या एंगल निकाला है ना, तो एंगल निकालने के बाद हम V1 V2 भी इजिली निकाल सकते हैं, सबका एंगल निकाल लो। पॉइंट मेरा ये है कि आप इसको फास्ट करने के लिए आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान ही मत दो, सीधे इसका अगर एंगल निकाल लोगे तो आपको कहीं ना कहीं वोल्टेज डिवीजन रूल, वेरी नाइस, हाँ वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I1 I2 हमको ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है कि उससे फास्ट निकल जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखो आपको मैं यहाँ बताऊं, अगर I1 की बात करूं, आप बोलोगे सर सीरीज RLC सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 एट एन एंगल ऑफ 0 है ना, और उसके साथ क्या आएगा 1 माइनस J4 और J2 प्लस J2, तो आ जाएगा 1 माइनस J2। कुछ गलत करूंगा तो बताना। तो I1 का जो एंगल आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 1 माइनस J2 है तो ये माइनस में रहेगा, तो आपको tan इनवर्स प्लस में, कुछ गलत करूंगा तो बताना, ठीक है, tan इनवर्स 2 आ जाएगा। एंगल का सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ एंगल है ना, tan इनवर्स 2 जो भी एंगल है। उसी तरह से I2 की अगर मैं बात करूं तो IT इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4 एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन 2 प्लस 2J, ओमेगा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो 2 प्लस 2J। तो यहां से आप निकालोगे तो ये 0 पे है, ऑब्वियसली नीचे 45 आ रहा है, तो इसका आपका एंगल जो आएगा, एंगल ऑफ I2 विल बी इक्वल टू माइनस 45। कहीं पे भी समझ में नहीं है बता देना, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, और जो मैं बोल रहा हूं और थोड़ा सा फास्ट अप्रोच से आपको निकाल के बता रहा हूं वो क्लियर है आपको, मेरा पॉइंट ये है ना। तो इस तरह से tan इनवर्स 2 का आप आंसर बता दो, tan इनवर्स 2 का अगर एंगल बता दोगे तो हमारे लिए आसान होगा। एक बार हमने कैलसी यूज किया, 63.43 आ रहा है ना, दिस इज 63.43, और ये प्लस में आएगा क्योंकि नीचे देखो माइनस में एंगल आएगा, tan माइनस tan इनवर्स 2 ऊपर जाएगा प्लस tan इनवर्स 2, 63.43, 43 है या 47 है, बिल्कुल 43 है, ठीक है। तो I2 का एंगल आपका कितना आ गया, माइनस 45, क्योंकि नीचे आपका 45 मिलेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस 45। ये दोनों जैसे ही पता चल गया, तब देखो जब आप V1 निकालोगे, किधर गया भैया, I1 ये है ना, 1 माइनस J2, परफेक्ट, माइनस J4 प्लस 2J, हाँ ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो यहां देखिए अब जब V1 निकालोगे तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 मल्टीप्लाइड बाई इसके अक्रॉस जो आपका रिएक्टेंस आ रहा है माइनस J4, यही लिखोगे ना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका रिएक्टेंस आएगा दैट इज माइनस J4, सही है। तो माइनस J4 मतलब कि माइनस 90 डिग्री एंगल इसमें और ऐड करना होगा हमको। तो अगर मैं सिर्फ एंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा 63.43 माइनस 90, जो भी है आंसर। देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूं। उसी तरह से V2 की अगर हम बात करें तो V2 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई J2, I2 मल्टीप्लाइड बाई J2। I2 का एंगल कितना है, तो ऑब्वियसली I2 का एंगल हम माइनस 45 निकाले हैं, उसमें हमको ऐड करना होगा 90, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहां देखिए इसमें एंगल आपका आ जा रहा है 45 डिग्री, और इसमें एंगल कितना आ जाएगा 63.43 से अगर आप करोगे तो 63.43 माइनस 90 अगर आप करते हो तो माइनस 26.56, ये आ गया माइनस 26.56। अब आपको मालूम है V1 V2 का ही तो एंगल पूछा है, तो एक आपका 45 डिग्री अगर आप ये रेफरेंस लेते हो तो ये आपका 45 डिग्री पे क्या गया V2, और V1 कहां जा रहा है माइनस 26.56, मतलब कि ये 26.56। अब मैं पूछा आपसे एंगल बिटवीन V1 V2, तो इसके दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि जो 26.56 प्लस 45 अगर करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 71.56। तो पहला जो आंसर हो जाएगा वो 71.56 दिख रहा है हमें। दूसरा आंसर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल सर। तो मैं MSQ देख रहा हूं, उस हिसाब से मैं हमेशा आपको पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं ताकि आप कहीं दिक्कत नहीं करो। तो 71.56 और 288.44 बोथ आर करेक्ट। तो एंगल बिटवीन V1 V2, हाँ
1 माइनस J2 का एंगल आप बोल रहे हो 180 माइनस tan इनवर्स 2 कहेंगे। थोड़ा सोचो सिद्धायक, थोड़ा सोचो। ये कहाँ चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस J2 है, ठीक से देखो। बिल्कुल ठीक है। तो देखे ना, इस तरह से अप्रोच किसने किया था, इस तरह से अप्रोच किसने किया था ये बताओ पहले। क्योंकि हमको उस हिसाब से भी अपने आप को मतलब रेडी रखना है। गेट एग्जाम में अगर आएगा तो हम किस तरह से खेल पाए, सिर्फ हमको एंगल ही निकालना है तो हम एंगल में ही खेलते हैं ना, क्या जरूरत है हमको पूरा मैग्नीट्यूड निकालने का। हाँ, अगर बोल देता कि पावर बताओ, फिर नेट यूनिटी पावर फैक्टर कितना, इनपुट पावर फैक्टर है, या फिर और भी कोई चीज पूछता, तो फिर हमको पूरा मैग्नीट्यूड निकालना होता। वो मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको इसमें कराऊंगा भी, और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो जितना पूछ रहा है उसको किस तरह से फास्ट अप्रोच में बना सकते हैं, वो हमारा मेन कंसर्न होगा। फिर उसके बाद अगर हम इसमें फर्दर क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फर्दर क्वेश्चन अगर रहता है इसमें पावर से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड या मैग्नीट्यूड ऑफ V1 V2 फाइंड करो, तो मैं इस तरह से थोड़ी फाइंड करता, मैं पूरा इसका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों लेके साथ में फाइंड करता। लेकिन जैसे ही हमको दिखा कि एंगल में ही सिर्फ खेलना है, तो एंगल में खेलना है मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ एंगल में ही खेलेंगे और सिर्फ एंगल निकालेंगे। ऐसा आप क्या बुक में नहीं दिया रहता ना, ये सब चीज क्या है, ये सब आप गेट की प्रिपरेशन अगर करते हो तो आपको फैकल्टी बताएगा कि किस तरह से फास्ट अप्रोच कर सकते हो। ये सब बुक में थोड़ी ना होगा कि इस तरह से बना के फट 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 लिख दिए, ऐसा नहीं होता। बुक में आपको पूरा प्रोसीजर के साथ मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकाल के फिर फेजर डायग्राम में भी वो मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एंगल में खेलना है तो ठीक है, हम एंगल V2 निकालना हम निकाल लेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर सकता था, कौन किससे लीड लैग कर रहा है, तो भाई V2 लीड कर रहा है V1 से कितना 71.56 से, V2 लैग कर रहा है V1 से कितना से 288.44 से। दूसरा तरीका V1 पे भी खड़े होकर देख सकते हो, VDR से किया बट कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसे ही किया बट मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया। तो ये सब नहीं करो सौरभ, ठीक है। मुस्कान, वोल्टेज डिवीजन रूल आप जो लगाए हो, देखो यही होता है कि पहला बार आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, यही मेन चीज होती है। आपके दिमाग में पहले क्या क्लिक किया कि वोल्टेज डिवीजन रूल से यहाँ V2 निकाल ले, तो V2 निकालने में कोई इशू नहीं है, V2 आप इजिली निकाल लोगे कि दो ही में खेलना है। लेकिन जब V1 निकालने जाओगे तो यहां पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़ कर दो, कुछ पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, आपको ऊपर में भी एंगल मिलेगा। जब आप वोल्टेज डिवीजन रूल से जाओगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई J2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस J2, तो ऊपर भी J टर्म आ रहा है, नीचे भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका एंगल निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन में अलग है इस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज डिवीजन रूल से नहीं निकलेगा। कितने लोग चाहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालूं, वोल्टेज डिवीजन रूल से भी निकलेगा और सेम एज यही आंसर आएगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं आएगा। 2J भी आएगा ना सर, हाँ बिल्कुल आएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज डिवीजन रूल से ऊपर जब करोगे ना तो V मल्टीप्लाइड बाई J2, तो ऊपर भी J टर्म आ रहा है और 2 माइनस 2J तो कुछ अलग आएगा। फिर उस हिसाब से आप फाइंड करोगे तो ओवरऑल इतना ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। हाँ वही कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि आंसर कुछ और आ जाएगा, आंसर सेम ही रहेगा। तो देखो जब ये क्वेश्चन आप देखते हो, अरे यार मतलब RL सर्किट है उसके पैरेलल में सोर्सेस, फिर RLC सर्किट भी उसके पैरेलल, जब आप क्वेश्चन देखते हो आपको लगता है यार टफ है, बहुत टफ है। लेकिन जो अप्रोच है उस अप्रोच से देखो, मैं सिर्फ एक बार कैलसी यूज किया हूं, सिर्फ एक बार कैलसी यूज किया हूं इसको निकालने के लिए tan इनवर्स 2 को, रेस्ट चीजें आप इजीली निकाल सकते हो विदाउट कैलसी भी। तो समझो चीजों को, जो मैं स्टेप बता रहा हूं, जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, कहीं ना कहीं दिमाग में आपके भी क्लिक करना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आएगा। वो इतना आसान नहीं होता कि हर चीज आप हमारे तरह कर लो, क्योंकि हम लोग को टाइम हो गया है ना इस चीज को करने में। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना नहीं तो जो मैं बता रहा हूं कि चलो भाई एंगल निकालना है तो एंगल से ही हम खेलते हैं, मैग्नीट्यूड पे नहीं ध्यान देंगे। लेकिन इसमें मैं फर्दर क्वेश्चन भी ऐड करने वाला हूं। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है कि भैया बताओ इनपुट पावर फैक्टर कितना है। सेकंड क्वेश्चन है इनपुट पावर फैक्टर कितना है। इसी में सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इनपुट पावर फैक्टर। कल्याणी, करंट से किया लेकिन मैग्नीट्यूड के चक्कर में फंस गए तो आंसर में आने में टाइम लगा। बिल्कुल वही मैं समझा रहा हूं आपको कि एंगल अगर से पूछे तो मैग्नीट्यूड में मत ध्यान दो, सिर्फ एंगल निकालो ना सबका, सिर्फ एंगल निकालो, क्योंकि एंगल अलग चीज है, मैग्नीट्यूड अलग चीज है, कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको मैग्नीट्यूड भी देखना होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ओम्स लॉ हम लगा रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन ही तो है,
तो वहां कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुप्रिया, यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा है। फाइंड द इनपुट पावर फैक्टर, मेरा सेकंड क्वेश्चन था इसी में लगा हुआ कि तो कितना आ रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा है। उनका कहना है कि यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा है। अच्छा, बाकी लोग भी निकाल ले, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बना के सोल्व नहीं किया हूँ। ठीक है, अभी मैं इसी में क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसे ही आपको अगर फील होगा ना कि सर हम फास्ट जा रहे हैं, तो बिल्कुल बता देना सर फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बता देना, बिल्कुल भी झिझक मत करना, क्योंकि उस हिसाब से फिर मैं टाइम बढ़ा दूंगा। जो 3 आवर्स का हमारा स्लॉट है वो 4 घंटे का कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव ये रहता है ना। तो अगर थोड़ा सा भी लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना, कोई इशू नहीं है ना, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो हमारा I1 जो आ रहा है, अगर मैं मैग्नीट्यूड भी निकालूं, दिस विल बी इक्वल टू 4/√5 एट एन एंगल ऑफ 63.43। अब इसको भी तुम कैलकुलेट करने लगते हो, मत करो, ठीक है। I2 जो आएगा √2, जिसमें जो है उसी में रखो, प्रैक्टिस ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास V1 जो आ रहा है 16/√15 एट एन एंगल ऑफ -26.57 एंड V2 जो आएगा 2√2 एट एन एंगल ऑफ 45। ठीक है, फेजर डायग्राम प्लॉट कर लिया। ठीक, तो आपका आ रहा है 0.978। लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, ये भी बताना जरूरी है। लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, ये भी बताना जरूरी है। देखो, अगर आप ये निकाल चुके हो I1 I2, अगर निकाल चुके हो, इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो डेफिनेटली आप पहला मेथड से जाओ। मेथड क्या है, नेट करंट निकाल लो। वो आपके लिए कहीं ना कहीं आसान पड़ेगा अगर आपको ये दोनों पता है तो यहाँ पे नेट करंट जो होगा वो होगा I1 प्लस I2। कैसा, फेजर एडिशन, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेजर एडिशन आपको करना है, ऐसे ही कुछ भी मत कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4/√5, 4 डिवाइडेड बाई √5, आंसर एट एन एंगल ऑफ 63.43 प्लस √2 एट एन एंगल ऑफ -45। आपको जो नेट करंट मिल रहा है वो मिल रहा है 1.8974। डायरेक्ट मैं लिख दूं, ये तो ठीक है ना, इतना तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और देखो करंट जो आ रहा है नेट वो 18.43 एंगल, ऐसा। अब देखो आपने बोला सर, आपने तो अभी बताया कि जब भी आपको एंगल में बात करें तो सिर्फ एंगल फाइंड करना है। वो कब होगा पॉसिबल, मैं बोला था ना मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा तब आप वो कर सकते हो। यहां देखो एडिशन है, तो एडिशन में कैसे एंगल करोगे, ये 63.43 पे है और ये वाला -45 पे है, तो दोनों ऐड करके नहीं लिख सकते ना, हमको इक्विवेलेंट आपका निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नेट इक्विवेलेंट निकाल के तब आप एंगल निकाल सकते हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली आपको मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मतलब कि जब भी आप ओम्स लॉ लगाते हो, कहीं पे करंट निकालते हो, वोल्टेज निकालते हो, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एंगल में खेल सकते हो। जैसा मैं देखा था कि एंगल में हम खेल के निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप देखो वोल्टेज आपका एट एन एंगल ऑफ 0 है और यहाँ का जो नेट करंट हमको मिल गया वो कितने एंगल पे, 18.43। दैट मीन्स नेट करंट कैसा है, लीडिंग नेचर का है, लीडिंग नेचर का है। तो नेट करंट अगर लीडिंग नेचर का है तो cos 18.43 कीजिए, आपको मिल जाएगा 0.9487, 0.9487। सबका यही आ रहा है मेरे हिसाब से, कुछ अलग भी लाए थे तुम लोग, 0.98 ला रहे हो, इतना मिस्टेक नहीं करो, 94895 ठीक है,
ठीक है, ठीक है, 0.95, तो जो भी 0.95 निकाले हैं ठीक है, 98 जिसका जा रहा है वो गलत है, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं आएगा पावर फैक्टर में, हार्डली एक 0.94 और 0.95 के बीच का ही रहेगा, कुछ उतना ही रहता है टॉलरेंस, है ना। तो 948 है तो 0.95 बोल सकते हो, नो इशू, है ना। तो 0.94 एट एन एंगल ऑफ, ये लीड आपका आएगा 0.948 लीड में। तो यहां हमको दिखा, अब देखो यहां पे एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं, यहां हमको दिख क्या रहा है कि ये जो आपका पूरा नेट करंट जो आया वो लीडिंग बिहेवियर का हो गया। तो लीडिंग बिहेवियर का हो गया, दैट मीन्स ये पूरा सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, एक काइंड ऑफ आरसी सर्किट, एक काइंड ऑफ आरसी सर्किट। क्यों? क्योंकि पूरा सर्किट आपका आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तभी जाके आपका नेट करंट लीड कर रहा है। तो आप अगर पढ़े होगे, थ्योरम में पढ़ते हो ना, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, अगर आप पढ़े होगे सब्स्टिट्यूशन थ्योरम तो आपको पता होगा कि इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 एट एन एंगल ऑफ 0, जिसमें यहां पे करंट जो फ्लो करेगा वो 1.89 एट एन एंगल ऑफ 18.43, और यहां पे आपका एक आर होगा, इस सी होगा, ऐसा ही कुछ होगा, मान लो इसका आर और सी। तो तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इफ दिस होल सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय आरसी लोड या आर और सी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड सी, पूछ सकता था कि नहीं। पूरा आपको देता ये क्वेश्चन, मैं डिफरेंट वैरायटी बता रहा हूं, पूरा ही क्वेश्चन देता और उसके बोलता कि इफ दिस होल सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय वन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ आरसी, सीरीज ही है ना, पैरेलल मत बोल देना, ठीक है, इन सीरीज विथ आरसी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड सी, ऐसा सवाल आ सकता था कि नहीं, बिल्कुल आ सकता था सर। तो इसके लिए भी अपने को रेडी रहना है। मैं डिफरेंट केस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा के आपको दिखाए, देखो 100+ क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी तक आप देखोगे तो 30+ क्वेश्चन हम भी करा चुके हैं, है ना। तो वो चीज आप समझना इस चीज को कि जीओसी 6 है तो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो इसमें एक और क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई आरसी सर्किट, तो बताओ आर और सी का वैल्यू क्या है। कुछ भी नहीं निकाला हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं निकाला हुआ है, डिफरेंट क्वेश्चन ही हो गया। तो फिर उस केस में आपको V पता है, आई नेट पता है, तो सब एक दूसरे से रिलेशन है, इतना तक आपको आना पड़ेगा, इतना तक आना पड़ेगा, और इतना तक आने के बाद आप उसके बाद कर सकते हो 4 डिवाइडेड बाई 1.897 एट एन एंगल ऑफ 18.43। तो ये आपको जो देगा वो क्या देगा, R इज इक्वल टू 2 ओम, और एक सी की वैल्यू देगा, सी की वैल्यू नहीं, एक सी की वैल्यू देगा -j0.667। तो सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/j⍵c से, 1/j⍵c। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इतना आएगा, उसको 1/j⍵c से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। इस तरह से इंपीडेंस निकाले, लेकिन सी की वैल्यू गलत मत कर देना, वहां एक्स मत ले लेना। ऑप्शन में ऐसा हो सकता है द वैल्यू ऑफ आर विल बी 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और सी इज इक्वल टू इतना दे देगा 0.0667। और आप सोचोगे अरे यार फास्ट में हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, यही सब होता है, तो वो सब नोट करो चीजों को कि एक्स सी निकाल के हमको सी भी निकालना है। ऐसा नहीं एक्स सी निकाल के देखे अच्छा एक्स सी मिल रहा है, सी इतना ही होगा, मार दिए, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, नहीं आ सकता था, बिल्कुल। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता सिर्फ कि इस पूरे सर्किट को रिप्लेस किए हैं एक आरसी नेटवर्क से, दैट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड सी, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या हम ये सब निकालते हैं? नहीं निकालते, हम सीधे क्या कर देते, जेड इक्विवेलेंट इसका निकाल लेते, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दो Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2, उससे हमें सीधे ये मिल जाता, ये वाला मिल जाता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा ये सब निकाले, समझो चीजों को, जब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन एक ही टाइप से आ सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आपको मैं बोला कि इनपुट पावर फैक्टर निकालना है आपको, तो मेथड 1 मैंने बताया कि जब आप ये कर चुके हो तो I1 प्लस I2 कर दो, फटाफट निकल जाएगा, इसी से रिलेशन है। अगर ये नहीं किए हो तो क्या करो, इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लो। तो इसका इक्विवेलेंट, मैं बोला इनपुट पावर फैक्टर हमेशा निकालने के लिए इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लो, और इक्विवेलेंट इंपीडेंस का जो एंगल होगा दैट इज ओनली द इनपुट पावर फैक्टर एंगल। मैं बोला, क्यों बोला, क्योंकि यहां देखो वोल्टेज हमको दिख रहा है 0 पे, ठीक है, 0 पे। अच्छा सर वोल्टेज 0 पे है, अगर वोल्टेज 30 पे होगा तब भी तो सेम होगा ना, हाँ बिल्कुल सही होगा। अगर वोल्टेज का एंगल कुछ भी होगा उसी हिसाब से आपका एंगल चेंज होगा, तो इनपुट पावर फैक्टर एंगल उतना ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि कुछ अलग आ गया। वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज था। तो दूसरा मेथड इसमें क्या हो सकता था, दूसरा मेथड ये हो सकता था कि इनपुट इंपीडेंस आप निकाल लो, और इनपुट इंपीडेंस का जो एंगल आएगा दैट इज ओनली द पावर फैक्टर एंगल, इनपुट पावर फैक्टर एंगल। ये भी तो था तरीका,
इससे भी तो कर सकते थे। तीसरा तरीका क्या है, मेथड 2 आप लिख लो, यहां पे मेथड 2 लिख लो। मेथड 2 में कैसे करना है, सिर्फ स्टेप लिखो, क्योंकि रिवीजन में आपको पता होना चाहिए कि इनपुट पावर फैक्टर कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए फाइंड जेड इक्विवेलेंट, खत्म। तो जेड इक्विवेलेंट का जो एंगल आएगा वही आपका इनपुट पावर फैक्टर हो जाएगा। दूसरा ये केस। तीसरा मेथड और भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, अगर आपके पास नेट करंट है और आपके पास नेट वोल्टेज है तो इनपुट पावर फैक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं इससे। मेथड 3 लिख लीजिए। हर एक मेथड इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड याद रखो। कहीं कहीं सर्किट में आपको मेथड 1 आसान हो जाएगा, कहीं मेथड 2 और कहीं मेथड 3। तो मेथड 3 में क्या है, टोटल आपका इनपुट एपरेंट पावर निकाल लो, या कॉम्प्लेक्स पावर बोल सकते हो। कॉम्प्लेक्स पावर और एपरेंट पावर में बस एंगल का डिफरेंस होता है। एपरेंट पावर उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है और कॉम्प्लेक्स पावर हम एंगल भी लेते हैं। तो S इज इक्वल टू VI कंजुगेट से आप यहां का पावर कितना ये डिलीवर कर रहा है वो आप निकाल सकते हो। 4 मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना निकला है हमारा 1.89 एट एन एंगल ऑफ 18.43। कंफ्यूज नहीं होना, माइनस क्यों लिया हो, अब इस सब से कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर मतलब का नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी जो आपको मिलेगा, यहां से भी जो आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.89 कर दीजिए 7.56, ठीक है। अब आंसर का सीधे मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल लेता हूं, एट एन एंगल ऑफ 18.43 माइनस में, तो आपको आ रहा है 7.17 माइनस जे 2.39। अब इस चीज को समझो, यही तो हो गया आपका एक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, यही तो हो गया रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स। हुआ कि नहीं हुआ? तो हर एक चीज खेलने आना चाहिए अपने को, किस तरह से हम खेल सकते हैं हर एक क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में हम सारा चीज निकालते हैं ना, तो अब ये जो निकला इससे भी आप पावर फैक्टर ऑब्वियसली निकाल सकते हो। अगर ऑब्वियसली ये एंगल है तो वही पावर फैक्टर एंगल है, समझ रहे हो ना जो मैं बोला था कि आप पावर निकाल के जो आप एंगल निकालते हो वो आपका पावर फैक्टर एंगल आता है। तो सेम यहाँ पे देखो, करंट का जो एंगल है और पावर फैक्टर का जो एंगल है दोनों सेम आ रहा है ना। इसकी वजह से आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। कहीं कहीं ऐसा होगा कि करंट का एंगल डिफरेंट है, तो उस केस में आपको पावर फैक्टर निकालने का जो सही तरीका होगा वो इससे निकालना होगा, मेथड 3 से। मान लो वोल्टेज आपका 30 डिग्री पे और करंट आपका मान लो -45 पे। अब मैं पूछूं पावर फैक्टर बताओ, मान लो वोल्टेज आपका एंगल 30 पे है और करंट आपका -45 पे है, समझ रहे हो। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ पावर फैक्टर या पावर फैक्टर एंगल, तो अब आप 45 नहीं बोल सकते, करंट का एंगल नहीं बोल सकते। आपको पता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नथिंग बट पावर फैक्टर एंगल। तो वोल्टेज 30 पे है और एंगल करंट आपका -45 पे है, तो 45 + 30 75 डिग्री हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो सब चीज क्लियर होना चाहिए, हमेशा करंट का एंगल मत ले लेना, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कैसा वोल्टेज, अगर रेफरेंस पे है 0 पे है तो फिर करंट का एंगल ही आपको पावर फैक्टर एंगल देगा। लेकिन अगर वोल्टेज आपका 30 पे है और करंट आपका -45 पे हो गया, कुछ और हो गया, -30 हो गया, तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पावर फैक्टर एंगल। यहां पे एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नथिंग बट 18.43 ओनली, ठीक है ना। इसमें और क्या कुछ क्वेश्चन हो सकता था, अब मैं नहीं करा रहा, आप खुद देखना इसको एज ए होमवर्क ले लो। नीचे चौथा पांचवा जो भी पॉइंट आ रहा है उसमें होमवर्क में ये निकाल लो कि रिएक्टिव पावर, लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर 1/8 फैराड, ठीक है, और लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय बोथ द इंडक्टर। और उस हिसाब से पावर ट्रायंगल बना के टेलीगन्स थ्योरम को वेरीफाई कर लेना, टेलीगन्स थ्योरम को वेरीफाई कर लेना। ये मैं एज ए होमवर्क आपको देता हूं, एज ए होमवर्क इसको रखो, ठीक है। वेरीफाई टेलीगन्स थ्योरम। टेलीगन्स थ्योरम मतलब कि इनपुट पावर जो आप दे रहे हो उतना ही आपका इस सर्किट में पावर होना चाहिए। तो यहां जो 2 ओम है 1 ओम है उसके अक्रॉस दोनों का आप एडिशन करोगे 7.17 नहीं आना चाहिए। मतलब I1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू 2 विल गिव यू 7.17। तो एक्टिव पावर वेरीफाई हो गया। उसके बाद I1 स्क्वायर इंटू XC प्लस कुछ नहीं, I1 स्क्वायर इंटू XC, ये आपका QC मिला, QC किधर जाता है डाउनवर्ड। QL निकालना होगा तो QL दोनों का सम होगा I2 स्क्वायर इंटू XL और I1 स्क्वायर इंटू दिस XL, इन दोनों का सम QL ऊपर आ गया। अब QL छोटा होगा QC से ऑब्वियसली, तभी तो ये माइनस में आ रहा है। तो उसके बाद QC माइनस QL करके पावर ट्रायंगल बनाओगे और उसके बाद आप टेलीगन्स थ्योरम को भी यहां पे वेरीफाई कर सकते हो। सर वहां एंगल बिटवीन V एंड I होगा ना, कहां पे? सर एक बार फेजर बना दो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। लो
फेजर डायग्राम में बना देता हूँ। फेजर डायग्राम आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? बहुत आसान है ना। अभी तक जो मैं बताया वो समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अरे डर के पूछना पूछना मत भूल जाना, ठीक है? कि पूछेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है? पता होना चाहिए हमें। फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाऊं ना। I1 कितना पे था? आई थिंक 63.43, यही था ना? ठीक है, चलो मैं यहाँ फेजर बना दूं, यही फेजर बना देता। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, पता चला ऊपर से जा रहा है, मेरा मेहनत ही खराब हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। बहुत लोग होते हैं पूछते नहीं, बाद में बोलते सर ऊपर से चला गया ऐसी सर्किट। अरे टाइम जब रहता है तभी पूछ लिया करो, ठीक है? बाद में कोई नहीं सुनता। समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो, ऐसा नहीं कि ऊपर से जा रहा होगा फिर हम सोचे अच्छा इतना अच्छा तो पढ़ा है यार, कैसे मिस्टेक, कैसे गड़बड़ हो गया, क्यों नहीं पूछे स्टूडेंट, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है? नहीं सर समझ आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ देखो, फेजर डायग्राम बनाना है ना आपको। चलो मान लेते हैं इसका वोल्टेज ये V है, ठीक है? तो V वोल्टेज आपका 0 पे है, तो V आपका किधर चला गया? इधर। मैग्नीट्यूड छोड़ दो, ठीक है? ये आपका V है। अब देखो हमारे पास कितना वैरायटी हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, V1 V2 सबको मैं शो कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। तो I1 देखो, I1 आपका कितना पे है? 63.43। किससे? किससे? हमेशा मैं बोलता हूं कि जो भी आप एंगल निकालते हो वो रेफरेंस से निकालते हो। रेफरेंस आप किसको माने हो? V को, यही तो एंगल 0 पे है। तो इससे 63.43 कैसा एंगल है? पॉजिटिव एंगल है। तो पॉजिटिव जब भी आता है, मैं बोला रोटेट एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम रेफरेंस बाई कितना एंगल? 63.43। तो ये आपका रेफरेंस है। यहां से आपको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज I1 बनाने के लिए। कितना एंगल से? तो 63.43। यहां से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, आपको I1 इधर मिल जाएगा 63.43 से, ठीक है? उसी तरह से I2 हम देख रहे हैं -45 है। जब भी आपका एंगल निगेटिव होता है मतलब कि आपको रेफरेंस से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कितना? 45 से। तो क्लॉकवाइज में ऑलरेडी इंक्लूड है, माइनस मत लेना, ये 45, ठीक है ना? तो इस तरह से हम I1 I2 दिखा दिए। अब देखो V1 पूछ रहा है, तो V1 देखो यहां पे है, कैपेसिटर के अक्रॉस, प्योरली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो V1 है। अब बताओ प्योरली कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है कि नहीं? वहां जो करंट फ्लो कर रहा है उससे बाय 90 डिग्री। मतलब प्योरली कैपेसिटिव के अक्रॉस करंट लीड करेगा यहां के वोल्टेज, इसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो करंट ये I1 जो है वो यहां है। I1 कहां है? यहां है। तो V1 कहां जाएगा? V1 आपका इसी से 90 डिग्री लैग करेगा। 90 डिग्री इसमें जोड़िए, अराउंड आपका V1 इधर आएगा, ऐसे ही कुछ। ये होगा V1, ठीक है? तो ये जब V1 होगा, कुछ एंगल होगा 63.43 में आपका जोड़ो ना, 90 माइनस 63.43 करोगे तो 90 माइनस 63.43, तो आपका एंगल जो मिलेगा वो 26.57। तो V1 आपका 26.57 पे आएगा। V1 जो होगा वो 26.57 जो भी है। तो ये आपका पूरा V1 हो गया। ये एंगल, पूरा एंगल 45 है। ये पूरा एंगल 45 है। और ये जो है ये आपका रेफरेंस है 26.57, ये 26.57, ठीक है? तो 26.57 पे V1 मिल गया। उसी तरह से V2 देखो, V2 कहां है? प्योरली इंडक्टर के अक्रॉस I2 फ्लो कर रहा है। तो प्योरली इंडक्टर के अक्रॉस करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो I2 अगर यहां है तो V2 किधर जाएगा? तो ऑब्वियसली V2 लीड कर जाएगा I2 से 90 से। तो I2 यहां है तो 90 इसका जोड़ लो इधर। ये 45 है तो ये पूरा आपका 135 होगा। ये पूरा रेफरेंस से कितना बनाएगा? तो ऑब्वियसली 135 ना, 45 प्लस 90 135। तो ये पूरा आ गया ऐसा कुछ। ये पूरा आपका पैरेलल में नहीं आएगा, कहीं और आएगा थोड़ा सा अलग हटके, ठीक है? वो आपको एग्जैक्ट जब बनाओगे तो समझ में आएगा। तो इसके बराबर ही नहीं रखते हैं, कुछ अलग रखते हैं, ठीक है? तो ये आपका V2 है और ये रेफरेंस से जो एंगल बनाएगा वो 135। तो एंगल बिटवीन I2 एंड V2 इज 90, बट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस इट इज 135। तो ऐसा ही पूछ सकता था V2 और V के बीच का एंगल बताओ, तो भैया V2 और V के बीच में एंगल आपका 135 है, ठीक है? तो एग्जैक्ट इसको I1 V2 एकदम एग्जैक्ट लाइन में नहीं होगा,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा, सारे एंगल को हमको देखना होगा। अगर इसका सम और इसका सम 135 प्लस 63.43 कहीं से भी 180 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 195, तो ये थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगा उस साइड, है ना, तो वो ध्यान रखिएगा इस चीज का। V2 कैसे आया, V2 कैसे आया, देखो ना, I2 करंट आपका इसमें फ्लो कर रहा है, तो इंडक्टर के एक्रॉस, प्योरली इंडक्टर एक एक्रॉस करंट लैग करता है 90 डिग्री से, किसके रेस्पेक्ट में, V2 के रेस्पेक्ट में, मतलब I2 लैग करेगा V2 से कितना, 90 डिग्री से, तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं V2 लीड करेगा I2 से कितना, 90 डिग्री। तो I2 ये है, यहां से हमको लीड कराना है, लैग करा दिया हूं क्या, नहीं, I2 ठीक तो है, I2 है यहां पे, और V2 को हमको करंट लैग कर रहा है ना, करंट लैग कर रहा है, अच्छा उल्टा बना दिया हूं, ठीक है, उल्टा बना दिया हूं। V2 आपका जाएगा, दिस इज 45, ये आपका V2 होगा, ठीक है। I2 और V2 के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। करंट लैग करता है ना, I2 विल लैग V2 बाई 90 डिग्री, तो V2 लीड कर रहा है, तो V2 लीड कर रहा है, दैट मींस कि I2 से लीड करेगा कितना से, 90 डिग्री से, तो ऐसा होगा, ये फेजर डायग्राम करेक्ट है, ठीक है, समझे। तो इस तरह से फेजर डायग्राम आप बना के खेलो, समझो चीजों को, हर एक में फेजर डायग्राम बनाओ, समझो, सीखो। अब हर एक क्वेश्चन में हम बना के दिखाएं, हम बना के करें, तो फिर आप सीखोगे ऐसे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस चीज को आप हमेशा हर एक सर्किट का फेजर डायग्राम बनाओ और फेसबुक ग्रुप पे डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ करेक्ट है कि नहीं बताने को, तो मैं देख लूंगा उसको एक बार, हम नहीं देखेंगे तो अभिनंदन पति सर जो है ना, अभिनंदन सर, उनको टैग कर देना, वो देख लेंगे, वो डाउट सेशन आपका लेते हैं ना उसमें। यस, अभी गलती नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब चीज छोटा छोटा जो चीज मैं एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं, ये एक क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 6 to 7 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, चीजों को मैं बार बार बता रहा हूं। इसी में हम कुछ डिफरेंट करके एक बना देते इनपुट पावर फैक्टर का, इसी में कुछ डिफरेंट करके मैं बना देता कुछ आपका एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कितना ड्रॉ हो रहा है। तो लीडिंग लैगिंग वाला मैं एक बार जब पावर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जब लूंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा लीडिंग रिएक्टिव पावर कैपेसिटर क्या करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर कैपेसिटर क्या करता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर इंडक्टर क्या करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर इंडक्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कि डिलीवर करता है। ये जब मैं आपका इतना चीज बता दूंगा 3-4 केस लेके, हालांकि इससे ज्यादा केस पावर सिस्टम में मिलेगा आपको, जहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पे उतना ही मैं बताऊंगा जितना नेटवर्क थ्योरी में आता है। इंडक्टर और कैपेसिटर यहां पे लोड की तरह बिहेव करता है, लोड की तरह बिहेव करता है, दैट मीन्स हमेशा वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब आप पावर सिस्टम में कंपनसेशन टेक्निक पढ़ते हो, तो वहां देखना कैपेसिटर डिलीवर करता है, क्या डिलीवर करता है, जो डिमांड है, क्या डिलीवर कर सकता है कैपेसिटर एज अ लोड, वो लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर कर सकता है। ऑब्वियसली कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर रहा है लीडिंग रिएक्टिव पावर, तो लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर भी कर सकता है। तो वो भी कॉन्सेप्ट है, वो पावर सिस्टम का, उतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पावर वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे मैं लीडिंग लैगिंग का आपको अच्छे से बता दूंगा कि जब लोड है तो लीडिंग रिएक्टिव पावर कब होगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर कब होगा, वो सब बता दूंगा। I2 ब्रांच में जो रेजिस्टर है वो 2 ओम होगा, तो एंगल 45 नहीं होगा। क्या बोल रहे हो, ये 2 है ना, हाँ 2 है और ओमेगा 2 है, तो 2 प्लस J2 कैसे नहीं 45 होगा, बताओ जरा। I2 में 2 प्लस J2, I2 वाला जो करंट है ये 2 ओम है, और एक्सेल है ना ये 1 गलती कर रहे हो क्या, इसको 1 ओम मान रहे हो क्या, J1 नहीं है, ये L की वैल्यू दे रखी है, यूनिट देखो, तो J ओमेगा L करोगे, ओमेगा 2 है तो J2, 2 प्लस J2 तो 45 तो आएगा ना। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, बिल्कुल लीजिए सर। मैं बता रहा हूं 30 क्वेश्चन बहुत इक्विवेलेंट है आपके 100 क्वेश्चन के, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं, हर एक पॉसिबिलिटी आपको निकाल, और मैं कोशिश करूंगा कि आप ही निकालो, समझ रहे हो, आप निकालोगे तो वहां पे क्या होगा कि इमीडिएटली हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कुछ भी गलती आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ड्यूरिंग द जर्नी आपने कितना मिस्टेक किया है, तो उस हिसाब से आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो खुद से सोल्व करने, इसलिए मैं टाइम देता हूं, थोड़ा 3-4 मिनट 5 मिनट आपको टाइम देता हूं कि सोल्व कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा।
हड़बड़ा के सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना हो तो फिर तो मैं एक ही दिन में कर दूं, ठीक है, वो चीज़ नहीं करना अपने को। लगना चाहिए कि आपने ऐसी सर्किट पढ़ा है, कुछ नए क्वेश्चन में किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से खेलते हैं वो पता चला। अब देखो इस सर्किट में हमेशा देखना स्टूडेंट रटे रहते हैं एक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई साइन फाइव। कहीं भी यूज कर रहा हूं क्या? कहीं भी यूज कर रहा हूं वी आई कॉस फाइव वी आई साइन फाइव यूज कर रहा हूं? नहीं। जिस तरह से डीसी सर्किट में आई स्क्वायर आर से निकालते हो उसी तरह आर क्या है? एक ओमिक वैल्यू है। उसी तरह से इंडक्टर के एक्रॉस आई स्क्वायर इंटू एक्स सी, कैपेसिटर के एक्रॉस इंडक्टर के आई स्क्वायर इंटू एक्सएल, कैपेसिटर के एक्रॉस आई स्क्वायर इंटू एक्स सी। खत्म। उस जगह वोल्टेज पता है तो वी स्क्वायर अपॉन एक्सएल, इधर का कैपेसिटर का वी स्क्वायर अपॉन एक्स सी, खत्म हो गया। जेटम को भूल जाओ। तो कहीं भी वी आई कॉस फाइव मैं यूज नहीं किया हूं। हर बार लॉन्ग मेथड ही कि देखो लॉन्ग मेथड क्यों क्लिक कर रहा है गौरव, समझो चीजों को। अभी तक आप जो पढ़े हो ना, जब भी आप बुक पढ़ते हो यही तो डिफरेंस होता है ना। जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, किसी भी, जरूरी नहीं जेने, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो वहां आपको फैकल्टी हमेशा शॉर्ट तरीके से बताता है, तो आपका ब्रेन बार बार ग्रेस करेगा शॉर्ट तरीके से। अब जब आप बुक पढ़ते हो तो बुक में हमेशा वो लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी बुक उठा लो, क्योंकि उनको समझाना है, उनको समझाना है बेसिक से लेके कैसे निकालते हैं, तो वो एक रूट बताते हैं, इस तरह से स्टेप होता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो हो सकता है उतना डिटेल में नहीं निकालना पड़े, आसान तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कुमार ऋषभ, कॉलेज वाले को नहीं आता है, यही बता देते हैं वी आई कॉस फाइव वी आई साइन फाइव। हाँ ठीक है ठीक है, चलो क्या दोस्त देखो किसी को, ठीक है, टेंशन ना लो, वक्त बदलेगा, लोग समझेंगे। कॉलेज में मैनेजमेंट टीम जो होती है वो उतना ध्यान नहीं देती फैकल्टी पे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो लेवल और कंटेंट है उस लेवल से नहीं मिलता। हम लोग को क्यों नहीं रिग्रेट करती, करो ना भाई। हम लोग जो अलग से इंस्टीट्यूट खोले हम कॉलेज कॉलेज में पढ़ाएंगे, कोई टाइम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से जाओ पढ़ाओ अच्छे से, वहीं से गेट निकल जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट टीम हम लोग को अफोर्ड नहीं कर सकती ना, उनको चाहिए 20,000 रुपये पर मंथ, 22,000 रुपये पर मंथ, 15,000 रुपये पर मंथ। अरे यार इतना जो एफर्ट लगा के मेहनत करके कुछ नया कंटेंट सीखा, कुछ अच्छे से अप्लाई करने आता है, उसको आप 15,000 20,000 रुपये तोलोगे तो कहाँ से अच्छे क्वालिटी आपको मिलेंगे? तो फैकल्टी की गलती नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट की गलती है। कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, फैकल्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। और मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंटेंट है कुछ टाइम के लिए, बीएच कर्व वाला, ठीक है, कि स्टार्टिंग में आपका लीनियर है, मनी इज प्रोपोर्शनल टू कंटेंट, एक टाइम आएगा जब सेचुरेट हो जाएगा सर मनी बढ़ाते रहो, कंटेंट वही रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो कॉलेज वाला है ना वो बीएच के लीनियर रीजन में ही रह जाते हैं, वो सेचुरेशन रीजन तक पहुंचते ही नहीं है। कुछ लोग को ऊपर से जा रहा होगा, क्या बोल रहे हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था भैया? क्वेश्चन नंबर था आपका लास्ट 15। चलिए फिफ्टीन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ले लो। क्या आपको सीरीज पैरेलल अलग से पढ़ने की जरूरत है? मैं हर एक क्वेश्चन में तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल नहीं लिया ना, तो सीरीज पैरेलल आपका सीरीज अलग से पढ़ो, फिर पैरेलल अलग से पढ़ो, तो और आसान हो गया आपके लिए, उसमें तो और दम नहीं रहा। 25 15 मिलियन 50। चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
परमिएबिलिटी हाई होना चाहिए। वक्त लगता है, देखो पैसे का खेल है सब, समझो, चीज़ों को समझो। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आसान होगा आपके लिए लाइफ जीना, ठीक है। सब पैसे का खेल है। सब चीज़ें को कम कर दो ना, वही हमको जनरेशन दो ना, जो बचपन वाला था, 20 पैसा 10 पैसा में जो चॉकलेट मिलता था, वही वाला टाइम अपने को चाहिए, मालूम। उस टाइम के हिसाब से 10,000 पर मंथ सैलरी हो, 15,000 पर मंथ हो, तो मतलब मज़ा आ जाए। सब पैसे का खेल है। तो क्या हुआ, फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स आपका हर एक जितना भी प्रोडक्ट है, खाने से लेकर, और कोई भी आप लग्जरी आइटम ले लो या नॉर्मल आइटम ले लो, सब में रेट जो है वो भागा है, बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, ठीक है। खाने का, फूड आइटम से लेकर सब चीज़ में देखो। मैगी हम लोग 5 रुपये में खाते थे, इतना ज़्यादा, आज देखो 12 रुपये में जो मिलता है उससे आधा मिलता है। तो हर चीज़ का रेट एकदम भागा है, डबल ट्रिपल हुआ है। लेकिन जो सैलरी है, बेसिक सैलरी है, वो वही है आज भी। 10 साल पहले भी टीसीएस में उठा के ले जाती थी 20,000 पर मंथ पे, आज भी टीसीएस 20,000 पर मंथ पे ले जाती है। यही प्रॉब्लम है। अगर हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका रेट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ना चाहिए। अदरवाइज मतलब नहीं रहा, फिर आप क्या हो रहा है, आप डाउन हो रहे हो, डाउन स्केल में आपका पूरा पूरा कंट्री डाउन में चला जाता है। सर आर एन सी से सर्किट को रिप्लेस किए तो वो वैल्यू कैसे निकाले? देखो शुभम, वो वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप इनपुट इंपेडेंस से निकाल लो, या फिर अगर वोल्टेज, नेट वोल्टेज और नेट करंट आपको पता है तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों मेथड आपके लिए है, उसमें से जो मेथड से आप जाओ आपको आर एन सी मिल जाएगा। स्मृति, यहाँ सुपर पोजिशन लगाएंगे ना, वो आप सोचो ना, वो आप सोचो, मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ तो बात होगी। यहाँ मैं देखो फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दिया, एक कॉस 1000t, एक साइन 3000t। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है उस केस में आप कैसे सॉल्व करते हो? ऑब्वियसली सुपर पोजिशन लगाएंगे, क्योंकि एक साथ तो हम ले ही नहीं सकते ना। कौन सा ओमेगा की वैल्यू लोगे? एक्सेल जो है 15 मिली हेनरी के अक्रॉस एक्सेल जो आएगा ओमेगा एल, तो ओमेगा कौन सा लोगे? ऑब्वियसली दोनों को साथ नहीं ले सकते, हमको डिफरेंट डिफरेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ओमेगा 1000 लोगे तो आपका एक्सेल अलग आएगा, 3000 लोगे तो एक्सेल अलग आएगा। इसलिए सुपर पोजिशन से जाएंगे। पहले आप 20 कॉस 1000t से निकालो वी नॉट ऑफ टी, फिर 40 साइन 3000t से निकालो वी नॉट ऑफ टी, फिर दोनों को ऐड करो, फिर आरएमएस वैल्यू निकालो। बेसिक स्ट्रक्चर पूरा एकदम, इसमें भी आपका पूरा बेसिक रूट अगर क्लियर है, पहला लेक्चर आप देखे हो अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसको भी अच्छे से कर जाओगे। यस कुमार, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। जो बोल रहे हो एकदम मतलब होगा तो होगा, ऑर्थोगोनल है तो है, बिल्कुल है, सही बात है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ऑर्थोगोनल होगा ही। फिर आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? निकालो। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक टाइम डोमेन अप्रोच, इंडिविजुअल वोल्टेज लेके सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दो, और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच से भी जा सकते हो। दोनों से मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैं दोनों मेथड से बता दूंगा। आप पहले टाइम डोमेन अप्रोच से इसका आंसर दो, फिर मैं टाइम डोमेन अप्रोच और फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच दोनों से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। इसमें टाइम लग सकता है तो डरना मत। क्वेश्चन जब आएंगे ऐसे ऐसे सर्किट रहेगा जो सर्किट आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन जो आप मिस्टेक करते हो वो भी आप पकड़ पाओ, ठीक है। तो डरने का नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका फास्ट अप्रोच क्या है, वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। टाइम डोमेन अप्रोच में इसको मैं 2 मिनट के अंदर सोल्व कर सकता हूँ। आप लोग इससे ज़्यादा ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमोटिवेट मत होना, मैं बताऊंगा कैसे। अभिषेक, मैंने इक्वेशन नहीं पूछा, मैंने आरएमएस वैल्यू पूछा, और जो इक्वेशन आप निकाल रहे हो वो भी गलत आ रहा है मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकता है, तो आप स्टिक रहो अगर आप सही हो